Assalamu alaikum guys, welcome back to our channel, that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. जैसा कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है और क्यों ये इतना ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, क्योंकि जब तक हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा हम किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट सेंस में नहीं लिख सकते हैं। और इसके आगे हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से तैयार होता है। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वर्ब के फॉर्म को किस तरह से चेंज होता है, वो किसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से चेंज होता है, और साथ ही साथ वी आर ऑल्सो गोइंग टू लर्न कि एक निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गई बात कि हम लोग दो तरह के अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, तो उसमें किस तरह से करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हिंदी में पहचान बता दी गई, इंग्लिश में स्ट्रक्चर बता दिया गया, आसान है करना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा, अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि वर्ब होता है जो, उसमें कब हम ES लगाएं, कब ES लगाएं, कब ING लगाएं, कब वर्ब का सेकेंड फॉर्म लिखें, कब वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखें। तो ये सारी भी चीज़ें आपको बहुत जल्दी क्लियर होंगी, क्योंकि ये जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ाने का मेरा मेन मकसद ये था कि जब भी आप लोगों का टेंस पढ़ाया जाए तो टेंस में आपका ये जो कमांड है ना सेंटेंस स्ट्रक्चर का, वो इतना मतलब बुनियाद इतनी मजबूत हो जाए कि आप लोगों को फिर स्ट्रक्चर की तरफ वापस से दोबारा से पलट के देखना ना पड़े। क्योंकि अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाना आ गया तो फिर वर्ब जो हो गया, चाहे जितने भी हेल्पिंग वर्ब हो गए, ये सारी चीज़ें तो बहुत इजी हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ एक रूल है, इसको समझना है। तो आप लोगों को पहले ये चीज़ें क्लियर करनी है। अब देखिए वर्ब में भी बहुत सारे फॉर्म होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज़ जो लिखा है वही है। सेकेंड फॉर्म में आप लोगों को, ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म के लिए मैं एक बात बता रही हूँ कि ये आप लोगों को पहले याद करना होता है, बिना याद किए नहीं हो पाएगा। समझना होता है, याद करना होता है कि हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और जो ING लगता है वो तो सिंपल है कि कोई भी वर्ब है उसमें ING लगा देंगे। ING कब आता है? जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं तब आता है, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूस में आता है। नेक्स्ट है हमारे S या ES कब लगता है। देखिए जैसे कि मैंने लिखा है कि डू है, हमारा एक्शन वर्ब है, डू वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म डिड होता है, थर्ड फॉर्म डन होता है। ये चीज़ें क्लियर है। ING लगाएंगे तो डू था तो ING लगाया, डूइंग हो गया। अब क्या करेंगे हम कि डू में अगर एस तो नहीं ES लगता है, ठीक है। इसका प्लूरल वर्ब का भी कुछ ना कुछ रूल होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए किसमें S लगता है, किसमें ES लगता है, ये भी बताया जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मैं बेसिक से ही आप लोगों को मजबूत करना चाहती हूँ। इसीलिए यहाँ पे क्या है कि S कब लगता है, कब ES लगता है, वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्दी एक वीडियो में, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी और उसमें बताऊँगी। तो चलिए देखते हैं। डू में जब ES लगाया तो वो डज हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्ले। प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड होता है, थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होता है। ING लगाएंगे तो प्लेइंग होगा, और इसमें सिंपल वाई से एंड हो रहा है, यानी सिर्फ S लगेगा, तो यहाँ पे प्लेज हो जाता है। ईट का सिर्फ सेकंड फॉर्म जो होता है वो एट होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है ईटिन होता है। और ING लगता है तो ईटिंग होता है, और S या ES में होता है तो S लगेगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, ईट्स हो जाएगा। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, थर्ड फॉर्म गॉन होता है, तो ये हमारा हो जाता है गो वेंट गॉन। और ING लगाएंगे तो गोइंग, और ES लगता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे O से एंड हो रहा है। इसमें भी बहुत सारे रूल होते हैं, रूल अप्लाई होते हैं कि अगर कोई कोई वॉवल पे एंड हो रहा है तो उसमें ES लगेगा, कोई कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा है तो उसमें S लगेगा। कभी कभी और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, तो वो मैं आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो बना के ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए अब देखते हैं कि कब हम किसी वर्ब में S या ES लगाते हैं और कब नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है।
मेरे नोट्स बनाने का मेन मकसद यही होता है कि हो सकता है कि मैं अगर सिर्फ डिक्टेट करूं तो आप लोग उस वक्त तक तो कैच करो, उसके बाद भूल जाओ और इंटरेस्ट भी नहीं आता। अगर आप लोगों के सामने नोट्स मौजूद होगा तो आप लोग आगे फ्यूचर में भी इसका यूज़ कर सकते हो और अभी भी पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा कि हाँ लिखा हुआ है तो वही वही चीज़ें हैं। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि मैं एक वाइट बोर्ड पे प्रॉपर जैसे एक क्लास होती है उस तरह से अपनी जो वीडियोस हैं वो शूट करूँ और डालूँ। तब तक के लिए प्लीज़ इसी को थोड़ा सा बेयर कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं कि सिंगुलर जब होता है, सिंगुलर क्या होता है? सिंगुलर यानी कि एक वचन। सिंगुलर जब होता है सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। कोई सिंगुलर सब्जेक्ट अब क्या होता है ये जानिए आप लोग। सिंगुलर सब्जेक्ट वो होता है जब किसी का नाम हो, जैसे आगे वाले सेंटेंस में, एक सेंटेंस में मैंने बताया था ना, माया हो गई, किसी भी इंसान का नाम हो गया, या ही शी इट, ये सब क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। तो इसके साथ क्या लगेगा? वर्ब में ई एस या ई एस लगता है। वर्ब में एस या नाम के साथ नहीं, सब्जेक्ट के साथ नहीं, वर्ब के साथ। सब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगेगा। यानी देखिए, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। कभी भी ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो क्या होगा? वर्ब हमारा प्लूरल होगा। अब देखिए बात करते हैं कि जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब समझिए, यू हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, या किसी भी एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, मेन हो गए, वुमेन हो गए, चिल्ड्रन हो गए, या फिर बहुत ज़्यादा ऑल बॉयज़ ऑल गर्ल्स, ऐसे ऐसे लोगों की बात हुई एक से ज़्यादा, वहाँ पे प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। वाइस वर्सा, ओके, कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो सिंगुलर वर्ब। इस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ें अगर पूरा नोट्स नहीं भी लिख रहे हैं तो ये नोट्स, ये जो टर्म है ना, ये ज़रूर लिख लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो प्लूरल वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट रहा तो सिंगुलर वर्ब। इस तरह से आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल देखिए, अमन फ्लाइज काइट, अमन पतंग उड़ाता है, ठीक है। अमन क्या हुआ? किसी का नाम है, यानी एक लड़का है, तो उसके साथ फ्लाई होता था, लेकिन क्या करेंगे इसमें? एस या ई एस या आई ई एस जो भी उसके साथ लगता है, मतलब प्लूरल बनाएंगे, प्लूरल वर्ब को प्लूरल बनाना है। तो फ्लाई, एफ एल वाई फ्लाई होता है, लेकिन हम क्या करेंगे? वाई हटा के आई ई एस लगाएंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फ्लाइज काइट। ये सिंगुलर सब्जेक्ट, अमन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा, और काइट के साथ मतलब ऑब्जेक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। ये हो गया हमारा कि कब हम एस या ई एस लगाते हैं, तो एस या ई एस का ये हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल। चिल्ड्रन एक बच्चे की बात नहीं हो, चिल्ड्रन, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि चिल्ड्रन सिंगुलर है, नहीं, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन क्या होता है? हमारा प्लूरल होता है। तो चिल्ड्रन के साथ हमने प्ले लगाया, प्ले फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो जब चिल्ड्रन यानी प्लूरल की बात हो रही है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, यानी ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। वर्ब क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा, और ऑब्जेक्ट एज इट इज़ लिख देंगे। देखिए, मीनू इज़ डांसिंग। अब देखिए, मीनू क्या है? हमारा किसी का नाम है, मीनू किसी का नाम है यानी सिंगुलर है, तो क्या लगेगा इसके साथ? इज़ लगता है। मीनू इज़ क्या है? हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डांसिंग क्या है? हमारा वर्ब है। यहाँ पे अब हम कोई छेड़छाड़ नहीं, वर्ब के साथ कुछ नहीं करेंगे, वर्ब के साथ सिंपल हमारा कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लगा देंगे। अब यहाँ पे हमें डांसेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इज़ के ज़रिए शो हो गया कि मीनू एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब आप लोग टेंस में जाइएगा ना, तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, कंटिन्यूअस है तो क्या लगाएंगे, परफेक्ट है तो क्या लगाएंगे, या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें क्या लगाएंगे। तो ये सारे रूल मैं आप लोगों को आने वाले वीडियो में, टेंस जब स्टार्ट होगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। और अब आप लोगों को जो वीडियो है वो आई थिंक बहुत जल्दी मिलेंगे, क्योंकि टेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि मतलब एक ऐसा टॉपिक है, इसको जितनी जल्दी फिनिश किया जाए उतनी जल्दी आप लोगों को समझ में आएगा। तो मैं ऐसा तो नहीं करूँगी कि एक ही दिन में फिनिश करूँ, क्योंकि 2-3 घंटे का कोई वीडियो अभी मेरा
देख भी नहीं रहा है और दिखेगा भी नहीं, इसीलिए अभी तो नहीं, लेकिन एक एक करके मैं सारे जितने भी पार्ट्स होते हैं सबको मैं बताने वाली हूँ। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि अभी मैंने बात बता दिया कि भी सिंगुलर सब्जेक्ट को कैसे पहचाने, किसी का नाम होगा या, लेकिन एक टर्म आता हमारा ग्रामेटिकल पर्सन। पर्सन पे भी हम पहचानते हैं, किसी का नाम नहीं रहेगा, सपोज़ कीजिए कि ही रहेगा, शी रहेगा, इट रहेगा, दे रहेगा, यू रहेगा, वी रहेगा, आई रहेगा, तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा कि इसके साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब में एस लगेगा कि ई एस लगेगा, तो वो भी मैं डाउट क्लियर करती चलूँ। देखिए पर्सन को पहले तो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन हमारा होता है, सेकंड पर्सन होता है हमारा, और थर्ड पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म यूज़ होता है, आई और वी, 2 टर्म हो गया। सेकेंड पर्सन जो होता है सिर्फ और सिर्फ यू होता है, और थर्ड पर्सन में हमारे बाकी के सारे, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या किसी भी इंसान का नाम, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो देखिए अगर कभी भी आपको ही, शी, इट मिले तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, लेकिन अगर कहीं दे मिल जाए तो ये सिंगुलर नहीं होता है, ये सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ दे के साथ क्या लगेगा, हम दे के साथ, दे एक प्लूरल है, इसके साथ कभी भी लगाएंगे तो वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। दे के साथ एस या ई एस नहीं लगता, क्यों, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। बाकी का बचा हुआ जो होता है ही, शी, इट या किसी का नाम, तो उसके साथ हम, वो सिंगुलर होता है, इसीलिए वर्ब में हम एस या ई एस लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है वो भी मैं आपको पढ़ के बता दे रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है, लेकिन दे के साथ नहीं लगता है, क्योंकि दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। वही चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताई कि दे क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगेगा। बाकी का बचा हुआ ही, शी, इट या फिर किसी का भी नाम होगा तो उसके साथ वर्ब में एस या ई एस ज़रूर लगेगा। देखिए अब बात करते हैं हम फर्स्ट पर्सन की। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी होता है, तो चलिए बात करते हैं हम आई की। आई की बात जब हम प्रेजेंट टाइम में करते हैं, किसी भी प्रेजेंट का कोई भी एक्शन होगा या फिर कोई सेंटेंस होगा, उसमें अगर कहीं भी आई की बात होती है, यानी मेरी, मैं, आई का मतलब मैं होता है, ऐसे किसी भी सेंटेंस में मैं से शुरुआत होगी सेंटेंस की और वो प्रेजेंट में होगा, तो आई को उस सेंटेंस में हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट मानते हैं। और कभी भी ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें मैं से शुरुआत होगी और सेंटेंस जो होगा वो होगा पास्ट में, यानी था, थी, थे, मतलब पास्ट हो चुका, तो क्या होगा वहाँ पे, आई को हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देखिए, आई ब्लैंक गॉन, तो इसमें देखिए ये एक परफेक्ट टेंस का एग्जांपल दिया है मैंने। परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज़ होता है, तो आई के साथ क्या लगेगा, आई को क्योंकि हम प्लूरल मान रहे हैं, प्रेजेंट वर्ब के बारे में बात हो रही है ना, तो प्रेजेंट में हम लोग क्या मानते हैं कि आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा, हैव लगेगा, आई हैव गॉन। नाउ नेक्स्ट है हमारा आई ब्लैंक गोइंग। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज और वर ऑप्शन दिया, वॉज और वर किस में लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर पास्ट में आई की बात हो रही है तो क्या होगा, आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो क्या लगेगा, वॉज और वर में से वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि वॉज एक सिंगुलर है। तो चलिए ये चीज़ें क्लियर हो गई कि अगर हम लोग पर्सन के हिसाब से पहचानना होगा तो किस तरह से पहचानेंगे और किस तरह से वर्ब लगाएंगे। और ये वाली जो ट्रिक है ये ज़रूर से आप लोग एकदम नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी एरर ही देते हैं कि इसमें से एरर फाइंड करने को, तो ये अगर आप लोगों को मालूम होगा तो 100%, 110% कि आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। देखिए सेंटेंस हमेशा जो होता है ना, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता, निगेटिव भी होता है जिसमें नहीं लगा हुआ होता है। तो अगर इस तरह का कोई सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, सबसे पहले तो ये जानेंगे। निगेटिव सेंटेंस में नॉट तीसरे नंबर आता है, आप लोग ये एकदम क्लियर कर लीजिए, एकदम अपने जहन में बैठा लीजिए कि अगर कहीं भी नॉट का इस्तेमाल है, नहीं आया हुआ है, तो वो सेंटेंस में तीसरे नंबर पर आएगा। तो देखिए हमारा क्या हो जाता है,
सब्जेक्ट आता है सबसे पहले तो, उसके बाद अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, अगर नॉट आया तो जाहिर सी बात है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे नॉट का यानी नहीं का इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ पे हमारा वर्ब हो जाता है और फिफ्थ पे हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप लोग, मैं बाज़ार नहीं जाऊंगा, जाऊंगा गी गे की बात हो रही है, यानी कि ये फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। मैं क्या हो गया, मैं के लिए आई लगाया। जाऊंगा क्रिया को देखिए, मैंने क्या बोला था, सबसे पहला वर्ड जो होगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में आएंगे जाऊंगा, यानी गा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगा फ्यूचर के लिए, विल, आई विल। उसके बाद सीधे हम क्या करेंगे, नहीं, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। नॉट आया ना थर्ड नंबर पे, आई विल नॉट, और जाने की इंग्लिश होती है गो। यहाँ पे कोई भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये क्या हो जाएगा हम आई विल नॉट। अब बाज़ार, बाज़ार के लिए हम प्रीपोजिशन के साथ इसको लिख देंगे टू मार्केट, आई विल नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है हमारा, अरमान गाना नहीं गाता है। तो अरमान के लिए अरमान एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए है, हिंदी दिया हुआ ना, इसीलिए मैं आपको पहचानना बता रही हूँ। अरमान एक सब्जेक्ट लिख दिया, अरमान सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। है को देखते हुए क्या होता है, ता ती ते के साथ है लिखा है, यानी कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो क्या करेंगे डू लिखेंगे। लेकिन अरमान एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, एस या ई एस लगेगा, तो डू के साथ क्या लगेगा, ई एस लगेगा। अरमान डज, अब नहीं दिया हुआ है, निगेटिव है, तो थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा हमारा, नॉट लग जाएगा। गाना यानी वर्ब क्या होता है हमारा, सिंग, गाने की इंग्लिश सिंग, और फिर गाना नहीं गाता है, गाने की इंग्लिश हो जाएगा सॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, अरमान डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। नाउ नेक्स्ट है हमारा, सीता खाना नहीं बना रही है। सीता ये सब्जेक्ट हो गया, रही है देख के हम क्या लगाएंगे, इज़ लगाएंगे। सीता एक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हमेशा इज़ लगता है, तो इज़ लगाया। थर्ड नंबर पे हमारा नॉट आ गया। और कुकिंग यानी कि खाना बनाने की इंग्लिश हो जाती है हमारा कुकिंग, और खाने की इंग्लिश, खाना को ही इंग्लिश में लिखते हैं फूड, तो कुकिंग फूड। सीता इज़ नॉट कुकिंग फूड, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, वे दिल्ली से नहीं आ रहे हैं। वे की इंग्लिश क्या होती है, हमारा सब्जेक्ट क्या लगेगा, दे, वे को इंग्लिश में दे कहते हैं। दे रहे हैं, देख के हमारा दे के साथ क्या लगेगा, मैंने बताया था कि थर्ड पर्सन में ही शी इट और कोई नाम रहेगा तो इज़ लगेगा। लेकिन अगर दे की बात होगी तो दे क्या है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारा प्लूरल वर्ब भी लगेगा, आर लगेगा, तो आर लगाइए। थर्ड नंबर पे हमारा नॉट आ जाएगा। अगर नॉट दिया हुआ है किसी भी सेंटेंस में, नहीं का जिक्र है, तो थर्ड नंबर पे आंख बंद करके आप लगा दीजिए। उसके बाद कंटिन्यूअस है तो कम होता है, लेकिन आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा। दिल्ली से आने को से की इंग्लिश होती है फ्रॉम, और दिल्ली को दिल्ली लिख देंगे। सिंपल एज इट इज़, कि बहुत सिंपल होता है इस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाना। सेंटेंस को एक व्यवस्थित क्रम में लगाना बहुत आसान है, बस आप लोगों को ट्रिक पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अब देखिए हम लोगों ने दो तरह के सेंटेंस की बात कर ली। एक तो अफर्मेटिव जो कि सिंपल सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव होता है जिसमें नहीं का इस्तेमाल नहीं होता है। एक दूसरा होता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, और तीसरा हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, क्या का इस्तेमाल हो, ठीक है, क्या का सिर्फ इस्तेमाल होता है, यानी क्या के लिए हमें WHAT वॉट लगाना ज़रूरी नहीं है। हमें किस तरह से बनाएंगे सेंटेंस को, इसके बारे में मैं अभी आगे बता रही हूँ आपको। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, किसी भी सेंटेंस में आप देखिएगा कि क्या से शुरुआत हो रही है तो समझ लीजिए कि वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, मतलब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे सेंटेंस में क्या के लिए WH वर्ड लगाना ज़रूरी नहीं है। WH वर्ड की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होती है कि व्हाट लिखेंगे तभी क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं। बच्चों वाले जो होता है ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वहाँ पे क्या जो आता है बीच में आता है, व्हाट इज़ योर नेम, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के एकदम शुरुआत में रहता है क्या, तो यहाँ पे WH वर्ड नहीं लगेगा। इसके लिए क्या करते हैं हम, बस
उस सेंटेंस में यूज़ होने वाले हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख देते हैं, आपका हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार। हेल्पिंग वर्ब जो इस सेंटेंस में लगना है उसको सबसे पहले लिख दीजिए, आपका हो जाएगा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिल्कुल रेडी, परफेक्ट। नाउ नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हमने क्या बताया है कि कोई भी सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसको आगे लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब को लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे एंड लास्ट ऑब्जेक्ट के बाद कुछ नहीं है, क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। पहला हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, फिर होता है सब्जेक्ट, फिर होता है वर्ब, फिर होता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगाते, क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या देखिए, एक सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव हमारा, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया? क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? एम है, आई के साथ एम लगा है, एम को बस आगे कर दीजिए, एम आई गोइंग, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? आई एम आई गोइंग। यह हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है, इसमें व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देते हैं। जो भी रहता है हमारा डू, डज, डिड, इज़, एम, आर, हैड, हैज़, हैव, जो भी है वो सारे को हम आगे कर देते हैं, या विल है तो विल, सबको आगे करके और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क साइन पुट कर देते हैं। ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस तैयार। क्या बच्चे क्रिकेट खेलते हैं? बच्चे हैं, खेलते हैं तातीते है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। बच्चे हैं तो बच्चे एक बच्चे नहीं हैं, ज़्यादा बच्चे, यानी प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, तो सिंगुलर वर्ब हमारा क्या हो जाएगा? बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो इसके साथ क्या लगेगा? हमारा इंडेफिनिट है तो डू या डज लगता है, लेकिन जब अगर बच्चों की बात हो रही है तो डू है, डू लगेगा। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा बच्चों की बात हो रही है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डू जो बीच में आता था वो क्या करेंगे? हम सबसे पहले लिख देंगे डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट हमारा, क्या अनीता कपड़े सील रही है? रहा, रही, रहे है, यानी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस के साथ अनीता, अनीता एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ इज़ लगेगा। इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब को बस आगे कर दीजिए। इज़ अनीता स्टिचिंग, स्टिचिंग किस लिए? स्टिच होता है सिलाई करने को, लेकिन आईएनजी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में हम हमेशा आईएनजी लगाते हैं। इज़ अनीता स्टिचिंग द क्लॉथ, तो ये क्या हो जाएगा? और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। एक एग्जांपल बहुत क्विक देखते हैं। क्या वे बाज़ार गए? देखिए, वे की इंग्लिश हमें पता है कि दे होती है, और गए हैं यानी पास्ट की बात हो रही है, तो दे के साथ क्या लगेगा? डिड लगेगा। हमारा हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का डिड होता है, सिर्फ डिड होता है, ठीक है। तो इसमें ये कोई मतलब नहीं है कि ही, शी, इट, दे, आई, सबके साथ डिड ही लगेगा, ठीक है। वी, यू, सबके साथ डिड लगता है। उसमें जिसमें दो ऑप्शन होता है उसमें कन्फ्यूज़न होता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। डिड लगेगा तो दे के साथ डिड लगता है, तो डिड को क्या करेंगे? आगे कर देंगे, डिड दे। अब यहाँ पे वर्ब का एकदम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है। डिड दे गो टू मार्केट, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीन तरह का सेंटेंस हुआ हमारा। कौन कौन सा? अफर्मेटिव हुआ, निगेटिव हुआ, तीसरा हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। मोस्टली यही तीनों होता है, लेकिन एक और मैं ऐड कर दे रही हूँ, ऐड ऑन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंट्रोगेटिव और उसके साथ भी निगेटिव पूछ लेता है, ठीक है। तो कहीं आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैंने एक रूल और यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया है। तो मेरा फोर्थ रूल है जो देखिए स्ट्रक्चर, उसका देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में क्या के साथ निगेटिव लगा होता है। निगेटिव मतलब नहीं भी लगा होता है, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ और सिर्फ क्या लगा हुआ है तो उसमें नहीं लगेगा, नहीं भी लगा हुआ आता है। तो ऐसे सेंटेंस में नॉट कहाँ लगाएंगे उसमें भी कन्फ्यूज़न होगा, तो उस कन्फ्यूज़न को अभी मैं क्लियर कर दे रही हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम कि नॉट की एक डेफिनेट प्लेस होती है,
जैसे कि मैंने निगेटिव में बताया ना कि थर्ड नंबर पे ही लगेगा, तो इसमें भी मैं बता दे रही हूँ, क्लियर कर दे रही हूँ कि जब भी आप ऐसा कोई सेंटेंस देखें कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है, इंट्रोगेटिव के साथ निगेटिव है, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या करते हैं हम कि हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप आंख बंद करके, यानी यहाँ पे भी थर्ड प्लेस नॉट, यहाँ पे ऐड कर दीजिए, आप नॉट लगा दीजिए। ये एक डेफिनेट जगह है इसकी, ये प्लेस एकदम रखी हुई है नॉट के लिए कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद जो हमारा वर्ब आता है वो होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके लास्ट में हमारा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन मार्क ज़रूर दीजिएगा, इसमें भी हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि एरर फाइंड करने को आएगा, और क्वेश्चन वाले वर्ड में जिसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं है। बच्चे ऐसा होता है ना कि वर्ड में ही आप ढूंढते रह जा रहे हैं कि यहाँ कहाँ एरर है। कभी कभी ऐसा होता है कि सिंबल नहीं दिया हुआ, ये भी एक तरह का एरर ही होती है। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के जस्ट बाद में हमारा नॉट आ जाएगा, और उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, एंड लास्ट में सेंटेंस ख़त्म होने के बाद क्या करेंगे हम, क्वेश्चन मार्क का साइन दे देंगे। ये हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। क्या वो नहीं पढ़ रही है, ठीक, क्या क्या यानी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम रही है देखेंगे तो इज एम आर, क्लियर है। अब वो के ऊपर है तो क्या हो जाएगा, पढ़ रही है, यानी कि किसी लड़की की बात हो रही है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, शी के साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, तो इज़ शी के तुरंत बाद यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगेगा, और रीडिंग हमारा हो जाएगा। क्या वो नहीं, भाई इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई बात नहीं है भाई, जब नहीं है तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या वे नहीं टहल रहे हैं, रहा रही रहें, उसके साथ क्या लगेगा, वे की इंग्लिश दे होती है, दे के साथ हमेशा प्लूरल लगता है यानी आर लगेगा, तो आर दे, और दे के तुरंत बाद में यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगेगा, तो नॉट और टहलने की इंग्लिश होती है वॉक, वॉक के साथ आईएनजी इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये कंटिन्यूस है, आर दे नॉट वॉकिंग। ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, क्या उसने अपना काम नहीं पूरा किया। देखिए यहाँ पे किसी भी जेंडर को रिवील नहीं किया है कि यहाँ पे हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं कि लड़की की बात कर रहे हैं, बस लिखा है कि क्या उसने अपना काम नहीं पूरा किया। अब आप इसको जिस भी सेंस में लिखिए, चाहे इंग्लिश ये किसी मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए, किसी फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए, सेंटेंस आपका करेक्ट होना है। क्या होगा, पूरा किया, किया यानी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, डिड हमारा होता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले लिख दिया। अब आप चाहिए तो ही लिखिए, अब आप चाहिए तो शी लिखिए, ठीक, ही और शी यही दोनों ऑप्शन है, इसके अलावा दे मत लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि उसने है ना, तो डिड ही और शी कुछ भी लिख दीजिए। ही और शी के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, नॉट लिखिए। अब कंप्लीट सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी वर्ब की, क्योंकि ऑलरेडी डिड में हमने सेकंड फॉर्म यूज़ कर लिया है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, डिड लिखा हुआ है कंप्लीट। अब ही अगर है तो हिज वर्क लिखिए, अरे शी लिख रहे हैं तो हर वर्क लिख दीजिए, ये आपका हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो इस तरह से हमने 4 चीज़ें समझी कि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो क्या स्ट्रक्चर होगा, निगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट कहाँ पे ऐड करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो क्वेश्चन की जगह पे क्या लिखेंगे, मतलब हेल्पिंग वर्ब को आगे करेंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ पे भी है कि नॉट कहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये चारों चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब है नेक्स्ट हमारा जो होगा वो टेंस का क्लास होगा, ठीक है, तो ये चीज़ें एकदम रिवीजन कर लीजिए कि आप लोगों को, और टेंस में देखिए आप लोगों को दोनों तरीके से समझना बहुत ज़रूरी होगा। इसमें भी मैंने आप लोगों को बहुत हद तक समझाने की कोशिश किया कि अगर आप लोग को कोई ट्रांसलेशन मिल रहा है, हिंदी में लिखा हुआ उसको इंग्लिश में बनाना है, तो आप लोगों को उसमें सब्जेक्ट कैसे पहचानना है, जो हमारा सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड होता है वो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट हो गया हमारा यानी कर्ता, वो हो गया, और सेंटेंस का सबसे लास्ट में हम जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या है, वो हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। और हेल्पिंग वर्ब जब हमको मिल गया तो उसके पहले वाला जो होता है यानी लास्ट के जो पहले वाला वो हमारा वर्ब होता है। तो एक सेंटेंस में ये तीनों चीज़ें अगर मिल गई यानी कि
सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, वर्ब मिल गया, तो बाकी बचा हुआ हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा यही इसी पे हमारा पूरा सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्क करता है। तो ये चीज़ें आप लोग ज़रूर रिवाइज़ कीजिएगा, और आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसमें टेंस हम लोग पढ़ेंगे, तो और टेंस की बहुत बारीकी से जानेंगे, क्योंकि टेंस अगर ट्रांसलेशन आपको जानना है या स्पोकन करना है तो आप लोगों को ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए वीडियो को फिर से आप लोग अच्छे से देखिए, हर चीज़ों को फिर से रिवीजन कीजिए, और बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ इंशाल्लाह। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।